दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम आ गया है। जी हां, भाजपा को पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बड़ी बढ़त मिली है। इस बीच नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा गया कथित तौर पर एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र के द्वारा सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गिरिराज सिंह को बिहार के सीएम बनाने की मांग जेपी नड्डा से की है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी का यह कथित पत्र व्हाट्सएप, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि यह पत्र ज्यादातर व्हाट्सएप पर घूम रहा है। कई ट्विटर यूजर्स ने वायरल लेटर भी कैप्शन के साथ पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि बिहार चुनाव नतीजे से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम का चयन कर लिया है। जी हां, गिरिराज सिंह बिहार के अगले सीएम होंगे। पत्र की सच्चाई को जानने के लिए जब हमने सबसे पहले पत्र को ध्यान से पढ़ने का फैसला किया तो पत्र को पढ़ने पर पहली ही बार में कई व्याकरण की त्रुटियां देखने को मिली, यानी कि गलतियां देखने को मिली। इस तरह की गलतियां पीएमओ से जारी पत्र में होने की संभावना नहीं होती है। उदाहरण के लिए माइलस्टोन और एक्स्ट्रा नोटिस दो शब्द एक है। जी हां, ऐसे में पत्र में उन्हें दो अलग अलग शब्दों के रूप में उपयोग किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यालय द्वारा लिखे गए दूसरे पत्र की तुलना वायरल पत्र से करने पर हमने पाया है कि दोनों पत्र में उनके लिखने के अंदाज में काफी अंतर है। मूल पत्र में डेटा लाइन का उल्लेख हिंदी में भी किया गया है, लेकिन वायरल पत्र में यह केवल अंग्रेजी में किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि यह पत्र बिल्कुल भी फर्जी है, फेक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक सभी खाते ग्राहकों के आधार नंबर से लिंक करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक हर खाते में जहां पैन कार्ड जरूरी और उपयुक्त हो वहां पैन कार्ड होना जरूरी है और आधार हर अकाउंट के लिए तो जरूरी है ही। जी हाँ, अगर आपने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनधन खाता खुलवाए हैं तो फिर आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक जरूर करा लें, नहीं तो 2,30,000 रुपए का फायदा आप नहीं ले पाएंगे जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जी हां, जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ साथ रुपए डेबिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। इस डेबिट कार्ड पर 1 लाख रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस फ्री में मिलता है। अगर आप अपने बैंक को आधार से लिंक नहीं कराए हैं तो फिर जरूर करा लें, नहीं तो इस सुविधा से आप वंचित रह जाएंगे। बिहार चुनाव में इस बार सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा है कि छोटी पार्टियों ने जमकर आरजेडी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। चिराग पासवान की एलजेपी ने जहां जेडीयू को करीब 30 सीट नहीं जीतने दी, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी की एआईएमआईएम ने आरजेडी के सारे समीकरण को बिगाड़ दिया। जी हां, एआईएमआईएम इस बार 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। ओबीसी की पार्टी के कारण आरजेडी का एमवाई कार्ड पूरी तरीके से फेल हो गया। जी हां, यानी कि मुस्लिम यादव कार्ड पूरी तरीके से फेल हो गया। सीमांचल में राजद को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन एआईएमआईएम के प्रवेश ने सीमांचल क्षेत्र में राजद कांग्रेस गठबंधन के लिए एक खराब भूमिका निभाई। एक तरह से उसने लालू के बेटे तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर जाने से रोक दिया, तो वहीं एआईएमआईएम ने 5 सीटें यानी अमोर से अख्तरुल ईमान, कोचा धामन से मोहम्मद इजहार अस्फी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, बैसी से सैयद रुकनुद्दीन और बहादुरगंज से अजहर नईम जीते। जी हाँ, इसके अलावा पार्टी के उम्मीदवारों ने अन्य स्थानों पर वोटों को विभाजित किया और राजद कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। राजद कांग्रेस को झटका देते हुए भाजपा जेडीयू को फायदा पहुंचाया। जी हां, मुस्लिम बहुल इलाके में ओबीसी ने 20 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से उन्हें 5 सीटों पर जीत मिली, लेकिन उनके उम्मीदवार उतारने का फायदा पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में रहा। जी हां, क्योंकि जहां पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे वहां पर 2015 में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 2020 में बीजेपी ने 12 सीटें जीती है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद तेजस्वी यादव को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। जी हां, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े गए इस चुनाव में हार से उनकी चुनौतियां और बढ़ गई है। इनका वे कैसे मुकाबला करते हैं, इससे ही उसका राजनीतिक भविष्य तय होगा। जी हां, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल की हार के बाद पार्टी के कोर वोटर माने जाने वाले यादवों में नया विकल्प तलाशने की शुरुआत हो सकती है। जी हां, यादव में शुरू से ही आरजेडी के मजबूत आधार रहा है और बुरे हालातों में भी यादव वोटरों ने
पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने यादव वोट को पार्टी के साथ जोड़े रखने की चुनौती है। वही पार्टी की दूसरा बड़ा आधार मुस्लिम वोट बैंक को बचाने की चुनौती भी सामने है। मुस्लिम के वोट आरजेडी को मिलते रहे हैं, जी हाँ, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने दस्तक दे दी है और एमआईएम को मुस्लिम वोट मिले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए माई समीकरण को बनाए रखना आसान नहीं होगा। जी हाँ, तेजस्वी को राजनीति में लंबे समय तक टिके रहने के लिए जमीन स्तर पर उतरना होगा। केवल चुनाव के समय लोगों के बीच आकर सभा करने से अब काम नहीं चलने वाला है। जी हाँ, उन्हें जमीन पर जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि हर घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दें और लोगों से लगातार जुड़े रहें। बिहार की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने उतरे विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को भले ही हार झेलनी पड़ी हो, लेकिन उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जी हां, पार्टी ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में 2013 में एंट्री मारी थी। बिहार में मल्ला जाति से आने वाले सहनी मल्लाओं के नए नेता बनकर उभरे और उन्हें सरोफ मल्ला कहा जाने लगा। जी हां, बिहार की राजनीति में आने से पहले वह मुंबई में फिल्म के सेट बनाने का काम करते थे, जिसमें शाहरुख खान की प्रसिद्ध फिल्म देवदास का सेट भी शामिल है। जी हां, 19 साल की उम्र में वे घर से भाग गए थे। बॉलीवुड में भाग आजमाया और चमक उठे। जी हां, उन्होंने मुंबई आकर सेल्समैन की नौकरी की और खूब मेहनत करके मुंबई में ही मुकेश सहनी सिनेमा वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी बनाई। इसके बाद उन्होंने वहां खूब पैसा कमाया। मुकेश सहनी ने मुंबई में फिल्में, टीवी सीरियल और शो के लिए सेट बनाने का काम किया करते थे। फिर 2020 के चुनाव में बीजेपी मुकेश सहनी की पार्टी पर खास मेहरबान हुई। जी हां, सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा न केवल विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें दी, बल्कि एक विधान परिषद की सीट देने की घोषणा की। जी हां, लेकिन खुद सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मुकेश सहनी हार गए थे। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ का असर हर चुनाव में साफ देखा जाता है। जहां इस बार हुए बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रचार किया, जिसका फायदा बीजेपी को साफ मिला। जी हां, नतीजतन भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। जी हां, यहां तक कि वोटों के मामले में वे अपनी सहयोगी जेडीयू से भी आगे निकल गए। लिहाजा बीजेपी का दांव सही निकला और योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जहां जहां भी रैलियां की, वहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। जी हां, पहले बात करें योगी आदित्यनाथ की रैली की, तो उन्होंने बीजेपी के लिए 6 दिन में ताबड़तोड़ 18 रैलियां की थी। जहां इस तरीके से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3 रैलियां की। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस उन जगहों पर था जहां बिहार में साल 2015 में हुए चुनाव में महागठबंधन ने उसे ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया था। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में फोकस सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों पर था जहां पिछले चुनाव में बीजेपी चित हुए थे, यानी कि हार गए थे। कोरोना महामारी के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। जी हां, अभी तक वैक्सीन से कोई ठोस परिणाम नहीं मिले हैं। डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना के बारे में दुनिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भले ही हम महामारी से लड़ते लड़ते थक गए हों, फिर भी कोरोना अभी थका नहीं है। जी हां, उन्होंने नए उपराष्ट्रपति जो बिडेन का समर्थन किया और महामारी को समाप्त करने में वैश्विक सहयोग की उम्मीद जताई। जी हां, जो लोग वैज्ञानिक की बात पर भरोसा करते हैं, उनके लिए ये बहुत गंभीर बीमारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का मुकाबला कांटे का दिखा। जी हां, नीतीश कुमार पूरे चुनाव के दौरान 15 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करते हुए दिखे गए। जी हां, तमाम एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की सरकार बनती दिखाई दी गई थी। जी हां, इसकी वजह से राज्य के बीजेपी और जेडीयू दफ्तर में मायूसी छाई हुई थी। लेकिन जब मंगलवार को मतपेटी खुली और बीजेपी जेडीयू गठबंधन शुरुआती रुझानों में से ही महागठबंधन से आगे निकल गए। ऐसे में अब जबकि नीतीश कुमार की राज्य में सरकार बनती हुई दिखाई दी, तो सवाल उठ रहा है कि बिहार के इस नेता के आने के बाद कैसे केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति बदलेगी। दरअसल पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा भाई मानते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। बीजेपी ने पीएम मोदी समेत तमाम स्टार प्रचारकों को चुनाव में उतारकर पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन वे इस बात को दोहराते रहे कि एनडीए की जीतने के बाद सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या बीजेपी अब उस स्टैंड पर कायम रहेगी? जी हां, दरअसल चुनाव में जेडीयू के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है। राजनीति में अक्सर यही होता है कि जिसका जीते हुए उम्मीदवार ज्यादा होते हैं, उन्हें ज्यादा कैबिनेट में जगह मिल पाती है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होता है। अब देखने वाली बात हो गई कि इस बार क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से बनाएंगे या फिर नहीं।
बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों और शुरुआती नतीजों को देखने के बाद लोकसभा और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कटवा करार देते हुए उन्हें बीजेपी का सहयोगी बताया, यानी कि बीजेपी का बी टीम बताया। जी हां, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का इस्तेमाल करना काफी हद तक उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। जी हां, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी सेक्युलर पार्टियों को वोट कटवा ओवैसी साहब से सावधान रहना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर खुशी जताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश भर के चुनावी नतीजों ने फिर से साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे विश्वसनीय नेता हैं। जी हां, प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि बिहार में बहार है, एनडीए का कमाल है। देश भर के चुनावी नतीजों ने फिर से साबित किया है कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे विश्वसनीय नेता हैं। जनता का अपार प्यार और विश्वास उनको मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय करार दिया है और कहा है कि लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। जी हां, लोजपा ने चुनाव में केवल एक सीट ही जीती है और कई सीटों पर जदयू को हराने में मुख्य भूमिका निभाई। चिराग पासवान ने ट्वीट किया कि उन्हें गर्व है कि उनकी पार्टी सत्ता के लिए झुकी नहीं। उन्होंने कहा कि लोजपा के सभी उम्मीदवारों ने अपने दम पर बिना किसी गठबंधन के संघर्ष किया। जहां पार्टी का मत प्रतिशत बड़ा है, वे चुनाव में बिहार फर्स्ट के नारे के साथ उतरी थी। वे हर जिले में ताकतवर होकर उभरी है। जहां इससे पार्टी को भविष्य में फायदा होगा। बिहार चुनाव में ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कमाल किया है। जी हां, सीमांचल की 5 सीटों पर ओबीसी की पार्टी ने जीत हासिल की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के पारंपरिक माने जाने वाली सीटें कब्जाई है। जी हां, अब सवाल उठने लगा है कि ओबीसी जरूरत पड़ने पर किसके साथ जाएंगे। बिहार में अब तक के चुनाव में ओबीसी की पार्टी का यह शानदार प्रदर्शन है। जी हां, ओबीसी की पार्टी ने यह कमाल सीमांचल की सीटों पर किया है। सीमांचल के इलाके में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। जी हां, अभी तक इन सीटों से कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार पांसा पलट गया। जी हां, ओबीसी की पार्टी ने अमोड़, जोकीहाट, कोचाधामन, बहादुरगंज और किशनगंज में लाभ अर्जित किया, लेकिन किशनगंज में जीत हासिल नहीं की। जी हां, सीमांचल की मुसलमानों ने ओबीसी को जमकर वोट किया। अभी बिहार में ओबीसी की पार्टी के पास केवल एक सीट थी। इसके साथ ही ओबीसी के गठबंधन में शामिल बीएसपी ने भी एक सीट जीत हासिल की। अब आगे का सवाल यह है कि ओबीसी आगे किसके साथ जाएंगे या फिर वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हां, ओबीसी राजग के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में उनके पास यह विकल्प हो सकता है कि वे तेजस्वी यादव की मदद करें। जी हां, लेकिन तेजस्वी और कांग्रेस ओबीसी की पार्टी को वोट कटवा कहते रहे हैं। एमआईएम के उम्मीदवारों की जीत की खबर मिलते ही हैदराबाद में उनके घर पर जमकर आतिशबाजी हुई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओबीसी ने कहा है कि मैं इस जीत के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। इसके अलावा विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने जी तोड़ कड़ी मेहनत की है। बिहार में एमआईएम की 5 सीटें जीतने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। जी हां, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि एमआईएम ने चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद की है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को मिली सफलता के लिए बधाई देता हूं। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एक बार फिर से ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने चुनाव लड़कर बीजेपी को अंदरूनी तौर पर मदद की है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। जी हां, बंगाल में अगले साल चुनाव के पहले 16 सीटों पर मिली इस जीत का वाम दलों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। इन नतीजों से उत्साहित माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि वाम दलों को खारिज करना गलत साबित हुआ और अगर वामपंथी पार्टियों को बिहार में चुनाव लड़ने के लिए और सीटें मिलती तो वे इससे भी ज्यादा सीटें जीतते। जहां येचुरी ने कहा कि हमारी शुरुआत से ही स्पष्ट सोच थी कि भाजपा को हराना है। बिहार में हमारा स्ट्राइक रेट 80% है। अगर हमें और भी सीटें मिलती तो हम इससे भी ज्यादा सीटें जीतते। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जी हां, बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है कि आप किसी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फेक मैसेज के चक्कर में ना पड़ें। जी हां, बैंक ने आजकल हो रही धोखाधड़ी से ग्राहकों को सतर्क किया है। बैंक ने कहा है कि जालसाज सोशल मीडिया पर फर्जी या भ्रामक मैसेज भेज रहे हैं। फिलहाल बैंक की ओर से ग्राहकों को इस तरह की कोई भी मैसेज नहीं भेज रहे हैं। जी हां, एसबीआई ने ट्वीट करके ग्राहकों को सावधान किया है। एसबीआई ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और किसी भी तरह के भ्रामक और फर्जी संदेश में न आए। बैंक ने कहा कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो फिर आपका बैंक खाता खाली भी हो सकता है।
बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जहां सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश कुमार ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी पूरी तरीके से बीजेपी के पास है। 74 सीटों के साथ बीजेपी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि जदयू के खाते में महज 43 सीटें आई है, यानी बीजेपी से 31 सीटें कम। हालांकि चुनाव में एनडीए ने नीतीश कुमार को ही अपना चेहरा बनाया था। रिजल्ट आने के बाद अंदर खाने में बीजेपी के मुख्यमंत्री की भी बात उठने लगी। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार की बात कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव तो बढ़ ही गया है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल के बंटवारे पर भी इसका साफ असर दिखेगा। बिहार चुनाव में जीत पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी विकास, विश्वास और प्रगति की प्रतीक है। आज बिहार विधानसभा चुनाव और देश के विभिन्न राज्यों के उपचुनाव में भाजपा को मिले अभूतपूर्व समर्थन के लिए जनता को नमन। यह जीत के लिए नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जेडीयू दूसरे नंबर पर है। वही महागठबंधन को बिहार में बहुमत नहीं मिल पाया है, लेकिन लड़ाई दोनों गठबंधनों में कांटे की रही। इस बीच बिहार में बीजेपी के सीएम होने की बात होने लगी, तो वही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से देश की राजनीति में आने की अपील की है। जहां उन्होंने कहा है कि आप तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए और साथ आइए। जी हाँ, दरअसल बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से महागठबंधन ने सीएम नीतीश कुमार को अपनी तरफ आने का पासा फेंका है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं ने अपना सीएम होने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने बुधवार को ट्वीट करके नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ आने की अपील की है। जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा संघ अमर बेल के समान है, जिस पेड़ से लिपट जाती है वह पेड़ सूख जाता है, वह पनप जाती है। नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलन में जेल भी गए हैं। आप महागठबंधन के साथ आ जाइए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार के बरबीघा विधानसभा के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां जीत और हार का अंतर केवल 113 वोट है। जी हां, इस विधानसभा क्षेत्र से मात्र 113 वोट से जीत हार हुई है। जब बरबीघा विधानसभा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार सुदर्शन कुमार, कांग्रेस के गजानंद शाही और लोजपा के मधुर कुमार सहित 11 उम्मीदवार मैदान में थे। सुदर्शन को 39,878 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के गजानंद शाही को 39,765 वोट मिले। तीसरे नंबर पर लोजपा को 18,930 वोट मिले हैं। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 86,36,012 हो गई है। जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 44,281 नए मरीज मिले और इस दौरान 512 मरीजों की जान चली गई। अच्छी खबर यह है कि 106 दिन यानी कि करीब 4 महीने बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 5 लाख से कम हो गई है। जहां अब केवल 4,94,657 मरीज एक्टिव बचे हैं, यानी कि इसका इलाज चल रहा है। कोरोना के संक्रमण से अब तक 80,13,784 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलते ही राजधानी के मुख्य चौक चौराहों पर पोस्टर से सज गए हैं। जहां कहीं इन पोस्टरों से बिहार की जनता को धन्यवाद तो कहीं पुराने पोस्टरों के जवाब में बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर के बाहर इनकी झलक खूब दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार की राजनीति में पोस्टर वार बहुत अहम रहा है। ऐसे में एनडीए की सीटों की बढ़त के साथ ही ये पोस्टर लगने शुरू हो गए थे और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कई पोस्टर लगे थे, जिनमें लिखा था कि बिहार में काबा, जवाब में था नीतीश कुमार बा, बुझल गईल बा। वहीं आज बीजेपी और जेडीयू कार्यालय के बाहर धन्यवाद बिहार का पोस्टर लगाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग में आरजेडी और कांग्रेस ने हेराफेरी का आरोप लगाया है, जिसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया है। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों के दबाव को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया है। चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा ने मंगलवार की देर रात कहा है कि चुनाव आयोग ने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे समय पर चुनाव घोषित करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। बिहार में कई ऐसे सीटें रही जहां मुकाबला ना सिर्फ दिलचस्प था बल्कि काफी करीबी रहा। जी हां, जनता दल यूनाइटेड ने हिलसा विधानसभा सीट से महज 12 वोटों से जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक जदयू ने हिलसा विधानसभा सीट से राजद को महज 12 वोटों से हराया है। जदयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को 61,884 वोट मिले, जबकि राजद उम्मीदवार आत्रे मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट मिले। आपको बता दें कि राजद ने हिलसा सीट पर धांधली का भी आरोप लगाया है।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद मंगलवार की देर रात प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और इसमें किसी को संयम नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पहले ही साफ कर चुका है कि किसी को भी कितनों सीट आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। जहां पार्टी का यह फैसला पहले का है, अब इसमें कोई बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। चुनाव के बाद भले ही जदयू के बीजेपी से कम सीटें आई हो, पर इसका सीएम से कोई भी संबंध नहीं है। सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मंगलवार देर रात आए नतीजों ने आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जी हां, 10 लाख नौकरी का वादा करके पूरे चुनाव प्रचार की दिशा मोड़ देने वाला तेजस्वी का ये तो रूप का पत्ता भी आखिर काम नहीं आया। हालांकि आरजेडी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जरूर उभरी है, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में उसे 2020 में 5 सीटों का नुकसान हुआ है। आरजेडी को पिछले विधानसभा चुनाव में 80 सीट मिली थी, जबकि इस बार 75 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी देने का वादा फ्लॉप साबित हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ही 5वीं बार नीतीश कुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात का संकेत इससे भी मिलता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दे दी है, लेकिन कई रिपोर्ट की माने तो इस बार नीतीश के लिए सीएम बनने की राह आसान नहीं होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें साइड भी कर लिया जाए। जी हां, माना जा रहा है कि 6 महीने बाद नीतीश को सीएम पद से साइड कर दिया जा सकता है। बीजेपी के कई नेता भी इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने लुके छिपे शब्दों में पार्टी की आगामी नीति झांसा की है। जहां उन्होंने कहा है कि भले ही नीतीश को सीएम बनने का ऐलान हो चुका हो और उन्हें सत्ता फिलहाल सौंप दी जाएगी, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही पार्टी अपने विकल्प खुले रखेगी। पार्टी अगले 6 महीने बाद अपने इस फैसले पर फिर से विचार कर सकती है और पार्टी यही चाहती भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा नेता संजय पासवान ने इस बारे में बताते हुए कहा है कि बिहार में हुई जीत बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत है, लेकिन हम अपने वादे के अनुसार सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को दे रहे हैं। यह सब उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि वे क्या करते हैं। केंद्र सरकार अगले प्रोत्साहन पैकेज में पीएफ सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है। जी हां, यह सब्सिडी कर्मचारियों और रोजगार देने वाले कंपनियों दोनों के लिए 10% पीएफ के रूप में हो सकती है। जी हां, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को बंद कर दिया था, लेकिन अब सरकार एक बार फिर से इस योजना को शुरू करने का प्लान बना रही है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के नए संस्करण के तहत सरकार अगले 2 सालों के लिए एक नए रोजगार के लिए सब्सिडी की घोषणा कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार ने बता दिया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाता है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं बिहार के हर नागरिक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण के साथ निरंतर काम करते रहेंगे। वे कहते हैं कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। आज एक बार फिर से बिहार ने दुनिया को बता दिया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाता है। बिहार में इस बार ओबीसी की पार्टी एमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से चुने गए हैं। जी हां, साल 2015 में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार 19 विधायक की विधानसभा पहुंचे हैं, यानी कि इस बार मुस्लिम विधायकों की संख्या में गिरावट आई है। इस बार सबसे ज्यादा 8 विधायक आरजेडी से जीते हैं। इसके बाद 5 विधायक ओबीसी की पार्टी एमआईएम से, 4 विधायक कांग्रेस से और एक विधायक सीपीआईएम और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी से जीते हैं। जी हां, इस चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम विधायकों को टिकट दिया था, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब जेडीयू नेता नीतीश कुमार दिवाली के बाद सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केसी त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली के बाद बिहार के सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार ले सकते हैं। फिलहाल अभी उससे पहले नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। जहां एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, जिसके साथ जेडीयू नेता नीतीश कुमार 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एनडीए गठबंधन ने 18 घंटे के तनावपूर्ण मतगणना के बाद 125 सीटों को जादुई आंकड़ा 122 से 3 अधिक हासिल किया।
जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने इस साल की विधानसभा चुनाव में अपनी सीट की तेजी से गिरावट दर्ज की है। वे फिर से मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। वे राज्य के 37वें मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।